गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको जो सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं हैं और विभिन्न साधन हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें चलेंगे अपन शिक्षा अध्यापक सेवा जो अध्यापक है उसमें शिक्षा के विकास के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिशें या सुझावों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले बताया है वो है शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिशें या सुझाव। शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिशें या सुझाव। कि शिक्षा आयोग द्वारा जो सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं, कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर सतत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक जो विद्या स्तर है, विद्यालय का जो प्राथमिक माध्यमिक, उस विद्यालय में सतत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था। सबसे पहले उन्होंने कहा है सतत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था। हो। पहला उन्होंने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है, उनमें जो सतत अध्यापक द्वारा उनका सतत मूल्यांकन किया जाए। इस संदर्भ में उनको सतत शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय के सहयोग से संस्था की पूर्व शिक्षा एवं जो संघ के पूर्व की शिक्षा बड़े लंबे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि साधनों की कमियों को, जो विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षण संसाधन है, उन संसाधनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए प्रारंभिक रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक रूप से शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। तो विश्वविद्यालय द्वारा उसने कहा कि जो साधनों की कमियां हैं, शिक्षण अधिगम जो संसाधन है, उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। फिर तीसरा उन्होंने कहा है इसके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद निरंतर 3 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यकाल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल के जो सुझाव में बताया था कि उनके लिए जो कार्यशालाएं आयोजन हो, उस कार्यशाला के अंतर्गत जब शिक्षक के 5 साल उसके कार्यकाल को हो जाए तो 5 साल की अवधि के पश्चात उनको 5 माह का या 6 माह का उनको एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि उसमें नवीनतम विचारों का संचार, नवीनतम शिक्षण विधियों को समावेश किया जा सके। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवारत अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि हो। उन्होंने कहा है कि अध्यापक को एक अपना जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, उसको शिक्षण कार्य के प्रति वो समर्पित हो। इस हेतु उस अध्यापक को अपने व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक जो भारत में प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है उन शिक्षकों को उनके व्यावसायिक गुणों के विकास के लिए इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो इनको इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। फोर्थ है राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं एनसीईआरटी ने जो प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक
जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा होता है कि जो एनसीईआरटी है उसने तीन जो सतत शिक्षा की व्यवस्था के अनुसार उसने 3 श्रेणियों का विभाजन किया है। प्रथम के अंदर तो उसने बताया है कि उनको ये सुविधा होनी चाहिए कि प्रथम श्रेणी में अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा उन्होंने कहा है, पहला उस एनसीईआरटी के अनुसार 3 श्रेणियां विभाजित है, 3 श्रेणियों में उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम के लिए तो उन्होंने बताया है कि अध्यापक को जो ट्रेनिंग हो अध्यापकों की शिक्षा के लिए हो। दूसरा माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था, दूसरा ये प्राथमिक के लिए, दूसरा माध्यमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, और तीसरा है प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो उन्होंने एनसीईआरटी के अनुसार 3 श्रेणियां उन्होंने विभाजित की है। सबसे पहले थी वो प्रथम श्रेणी में अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था, दूसरों में माध्यमिक शिक्षकों की व्यवस्था और तीसरे में विशेषज्ञों द्वारा प्रधानाध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी में रखे गए जो प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में रखे गए शिक्षणार्थियों द्वारा होनी चाहिए। फिफ्थ है विभिन्न वर्गों से संबंधित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप भिन्न होना चाहिए तथा इनके लिए सशक्त शिक्षा कार्यक्रम परिवर्तित हो। फिर उसने 5वां बताया है कि सतत शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन, सतत शिक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तित हो। उन्होंने कहा है कि जैसे देखो विभिन्न वर्गों से संबंधित अलग अलग कैटेगरी के जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उन अलग अलग कैटेगरी के जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था का स्वरूप भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे माध्यमिक के जो शिक्षक है उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो बालक माध्यमिक में है वो किस प्रकार की उनकी मानसिक आयु है, उसके अनुसार प्राथमिक बालक कैसे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कितना है, और जो उच्च प्राथमिक है उनका डेवलपमेंट कितना है। इस आधार पर उनका जो ट्रेनिंग स्तर है वो भी अलग अलग होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण भी अलग अलग प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए सतत शिक्षा का कार्यक्रम परिवर्तित होना चाहिए। छठा बताया कि सतत शिक्षा का नियोजन एक व्यापक रूप में होना चाहिए। उन्होंने कहा है सतत शिक्षा का नियोजन व्यापक रूप में हो, सतत शिक्षा का नियोजन व्यापक रूप में हो। इस हेतु उन्होंने इसका आधार विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षकों की आवश्यकता तथा जो निकट भविष्य में संभावित विकास होना चाहिए इसकी प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। 7 है सतत शिक्षा में गहराई से चिंतन करने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सतत शिक्षा के अंदर जो अध्यापक हैं जो भाग ले रहे हैं उन अध्यापकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सतत सेवारत अध्यापक के मध्य सहसंबंध स्थापित होने चाहिए। इसके लिए जो आत्मनिर्भर केंद्र है वो खोलने का प्रयास किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है शिक्षा हेतु सतत शिक्षा का एक आत्मनिर्भर केंद्र खोलने का प्रयास हो। सतत शिक्षा का आत्मनिर्भर
प्रयासों। एक है पूर्व सेवारत शिक्षक एवं सेवारत अध्यापकों के मध्य सह संबंध स्थापित हो, इनके मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व सेवारत शिक्षक एवं सेवारत अध्यापक के मध्य, पूर्व सेवारत एवं अध्यापक के मध्य एवं सेवारत अध्यापकों के मध्य सहसंबंध स्थापित हो, कि पूर्व जो सेवारत शिक्षक एवं जो सेवारत अध्यापक है उनके मध्य सहसंबंध स्थापित हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। फिर है 9 सतत शिक्षा सेवा की सफलता विशेषज्ञों की योग्यता एवं गुणवत्ता पर निर्भर होती है। अध्यापकों में व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि के लिए उनमें अनेक प्रकार के उद्दीपकों एवं अवसरों को प्रदान करना चाहिए, कि जो सतत शिक्षा जो है वो सतत शिक्षा का जो सफलतापूर्वक संचालन होगा तो उनकी जो विशेषज्ञ जो उसमें अपनी सहभागिता देते हैं, उनकी योग्यता एवं उनकी गुणवत्ता पर निर्भर होती है। अध्यापकों में जो व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि के लिए उनमें अनेक प्रकार के उद्दीपकों एवं अवसरों को उनको प्रदान करने चाहिए। फिर आगे शिक्षकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए, कि सतत शिक्षा के अंतर्गत जो सेवारत प्रशिक्षण है उसमें जो शिक्षक भाग लेते हैं तो उन शिक्षकों को अपनी नीति तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे उनके अंदर बुनियादी प्रेरणा एवं उद्दीपकों के द्वारा उनको प्रेरित किया जा सके। जो आंतरिक उद्दीपकों में पुरस्कार, स्तर में विकास, लिखित प्रोत्साहन आदि होते हैं। फिर आगे सुझाव दिया है कि इस प्रकार के आयोजनों का मूल्यांकन 2 स्तर पर किया जाना चाहिए। जो सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए जो हम सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण रखते हैं तो उस प्रकार के जो प्रशिक्षण है उनका आयोजन 2 स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि पहले के अंदर जो पहला होगा उसके अंदर सतत शिक्षा का नियोजन किया गया हो और दूसरी अवस्था में जो सेवारत अध्यापक है, अध्यापक अपनी शिक्षण अवधि समाप्त करने के लिए जा रहे हो। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा का मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर आगे इस प्रकार के कार्यक्रम में जो सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम में सहायक वातावरण को तैयार करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जो शिक्षकों में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि व्यर्थ क्रिया है। उनके अंदर इस प्रत्येक के लिए सृजनात्मक एवं संवेदनशील करने की भावना का विकास होना चाहिए। अध्यापक जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं उनको अपनी जो उस कार्यक्रम के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए। उनके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि एक व्यर्थ क्रिया है। इसके द्वारा जो भाग लेंगे इसके द्वारा उनके अंदर सृजनात्मकता एवं संवेदनात्मक चिंतन की भावना का विकास होगा। फिर आगे कहा है कि सतत शिक्षा के लिए धन, मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता होती है। तो सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो अध्यापक भाग लेते हैं उन अध्यापकों के लिए धन, मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए सतत शिक्षा हेतु प्राथमिकता का निर्धारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए, कि सतत शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इसलिए सतत शिक्षा का प्रभावी रूप संपन्न हो सके, इसका कार्य सही रूप से संचालित हो सके और इसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हो। फिर आगे विस्तार सेवा विभाग को, जो जैसे मैंने आपको बताया था कल हमने ये भी पढ़ा था, उसके अंदर जो कार्यक्रम है उसके अंदर एक हमने पढ़ा था विस्तार सेवा विभाग। जो विस्तार सेवा विभाग है उनके अंतर्गत जैसे भारत में 104 महाविद्यालयों के अंतर्गत विस्तार जो प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं, उन प्रसार सेवा केंद्रों को प्रशिक्षण महाविद्यालयों
कार्यक्रम है उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जन साधारण से रूबरू करवा सकते हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इतने ही पढ़ेंगे। सेवारत अध्यापक